चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल आपके सामने नीट की प्रिपरेशन के लिए केवल टीचिंग ही नहीं, क्वालिटी टीचिंग लेकर आया हूं। आज जो वीडियो में लेकर आया हूं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और ये टॉप क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली नीट के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि इस चैनल पर आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, और हम टॉप क्वेश्चंस या जो टॉप एमसीक्यूज़ है नीट के बेस पर जो आज के पैटर्न पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो उनको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन की संभावना बनेगी। इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज सभी कंटेंट को एक्सप्लेन किया जाएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छे से कराई जाएगी। तो चलिए, बायनिट वल्ला चैनल को आप जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो काम की बात, नो बकवास, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जामिन द figure given and select the correct option given all the 4 parts A B C D rightly identified। तो एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, यहाँ पर A B C D करके क्वेश्चन मार्क किए हैं। आपको बताना है कि ये जो फिगर है वो किन किन पार्ट्स का है इस गिवन डायग्राम में। तो आपको ये पता है कि ये डायग्राम किसका है, मैं बता देता हूँ। ये मर्केंसिया एक ब्रायोफाइट होता है उसका डायग्राम है, और यहाँ पर जो ए गिवन है वो एक्चुअल में एक फिलामेंट है जो थैलस से निकला हुआ है मर्केंसिया के, जिसको हम आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। क्योंकि जो ऊपर का एक पार्ट यहाँ पर गिवन है उसमें 9 से लेकर 10 सेगमेंट्स बने हुए हैं, तो ग्रू इसमें बहुत डीपली होते हैं। जो मेल प्लांट होता है वहाँ पर ग्रू बहुत ही कम डीप होते हैं, उसमें कोई फिक्स नंबर नहीं होता। यहाँ पर 9 मोस्टली नंबर्स पाए जाते हैं, 9 to 10। तो इस सेगमेंट्स में इस पार्ट पर जो लगा हुआ है उसको हम आर्चिगोनिया चैम्बर कहते हैं। आर्चिगोनियल चैम्बर ये हो गया है, और फिलामेंट के ऊपर लगा तो फिलामेंट को क्या बोलेंगे? आर्चिगोनियोफोर बोलेंगे। तो फीमेल थैलस पर ये लगा हुआ है, तो ए पार्ट क्या हो गया? आर्चिगोनियोफोर हो गया है। बी पार्ट क्या हो गया? फीमेल थैलस हो गया है। बट सी पार्ट क्या है? गेमा कप है। एक कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है थैलस के ऊपर, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला होता है। और आप देखते हैं कि जो डी पार्ट है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है, तो इनको हम राइजोइड्स कहते हैं, जो बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ए आर्चिगोनियोफोर, बी फीमेल थैलस हो गया है, सी गेमा कप हो गया है, डी राइजोइड्स हो गया है। तो इस आंसर के साथ हम जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स एज सीन इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं: रूट हेयर जोन, जोन ऑफ मेरिस्टेम, रूट कैप जोन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। तो उसमें एक्चुअली ये बताना है कि जो रूट होती है, अगर हम उसका वर्टिकल सेक्शन डिफाइन करें तो उसमें सिस्टेमेटिकली नीचे से लेकर, यानी बॉटम से लेकर, एपिकली पार्ट से लेकर ऊपर की तरफ कौन कौन से पार्ट सीक्वेंस में या ऑर्डर में आने वाले हैं, ये बताना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुके हैं एग्जाम में पहले भी। तो आपको मालूम होगा अच्छे से कि एक डायग्राम हम बनाते हैं ऐसे करके, आपको पता होगा। एक ऐसे करके आपने देखा होगा, जब टैप रूट का हम आउटलाइन डायग्राम बनाते हैं मॉर्फोलॉजिकली, तो उसमें रूट टिप के चारों एक ऐसा कैप लाइक रीजन होता है। तो ये तो रूट कैप हो गया है, ये हो गया क्या? रूट कैप हो गया है ना। लेकिन इसके बाद जो जोन आता है, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर बहुत सारी सेल्स है, जिसमें सभी सेल्स डिवीज़न करने वाली होती हैं। तो इस वाले जोन को हम क्या कहते हैं? इस वाले जोन को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। इस वाले जोन को क्या बोलते हैं? इस वाले जोन को क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक जोन नाम देते हैं। लेकिन इससे जस्ट ऊपर जो जोन आता है वो इलोंगेशन जोन आता है। ये वाला जोन जो हाइट को इंक्रीज करने का काम करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? इलोंगेशन जोन बोलेंगे।
अब इलोंगेशन जोन के बाद में क्या आता है, मैचुरेशन जोन। लेकिन मैचुरेशन जोन के जस्ट नीचे क्या होता है, रूट हेयर जोन। ये वाला पार्ट, ये रूट यहाँ से हेयर्स निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं, यहाँ से हेयर्स निकले रहते हैं, यहाँ से हेयर्स निकलेंगे तो उनको रूट हेयर जोन बोलते हैं। और रूट हेयर जोन के बाद में जो इससे जस्ट ऊपर वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट जो ब्रॉड है, कॉम्पैक्ट है और सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, इसको मैचुरेशन जोन नाम दिया जाता है। यहीं से लेटरल रूट्स जो है वो अराइज होती है। ऐसे करके उनको लेटरल रूट्स कहते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स भी नाम देते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले क्या जोन आएगा, ये वाला रूट कैप जोन, फिर क्या आएगा, मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने आउटलाइन बनाई थी, तो आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, ये वाला पार्ट रूट कैप जोन, फिर क्या आएगा, ये वाला पार्ट क्या, मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर क्या आएगा, इलोंगेशन जोन ये पार्ट, फिर क्या आएगा, रूट हेयर जोन आएगा, फिर आएगा मैचुरेशन जोन। तो हम किस आंसर के साथ जाएंगे, साथ जाएंगे, तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, सी रूट कैप जोन, बी जोन ऑफ मेरिस्टेम, ई जोन ऑफ इलोंगेशन, ए रूट हेयर जोन एंड डी जोन ऑफ मैचुरेशन। तो हमारा क्या ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। एक्चुअली में आपको यहाँ पर क्या करना है, सही नहीं बल्कि गलत ऑप्शन को चूज करना है। जो गिवन ऑप्शंस हैं यहाँ पर, 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, उनमें से आपको, जो थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें से आपको जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं उनको चूज करना है और फिर आप गिवन ऑप्शन में से अपने आंसर को आंसराइज करना है। तो क्या क्वेश्चन दिया है, कोर कैम्बियम इज अदरवाइज कॉल्ड फेलोजन। कोर कैम्बियम को हम फेलोजन भी कह सकते हैं। ये वाला स्टेटमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। जो कोर कैम्बियम है, जो सेकेंडरी ग्रोथ में ऊपर की तरफ कोर्क को बनाने का काम करता है और नीचे की तरफ वो सेकेंडरी कोर्टेक्स को बनाने का काम करता है। आपको मालूम होगा कि अगर हम कोर कैम्बियम की बात करते हैं, कोर कैम्बियम, तो ऊपर की ओर क्या बनाएगा, ऊपर की ओर बनाएगा कोर्क। क्या बनाएगा, ऊपर की तरफ बनाएगा कोर्क। इसको हम फेलम भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फेलम। तो नीचे तरफ क्या बनाता है, सेकेंडरी कोर्टेक्स। तो सेकेंडरी कोर्टेक्स को हम फेलोडर्म भी कहते हैं, फेलोडर्म नाम भी देते हैं। तो ये 3 कंटेंट हमारे पास बन गए, जो किसने, तीनों कंटेंट में से ऊपर वाला कंटेंट और नीचे वाला कंटेंट किसने बनाया, कोर कैम्बियम ने बनाया। तो इन तीनों को कॉमनली हम क्या नाम देते हैं, तीनों को कॉमनली हम नाम देते हैं पेरीडर्म नाम देते हैं, ठीक है। तो पेरीडर्म में 3 पार्ट हो गए हैं, फेलम यानी कोर्क और कोर कैम्बियम और सेकेंडरी कोर्टेक्स। तो अब आप ध्यान से देखो, इस जो ऑप्शन दिए हैं इस क्वेश्चन में, उनको ध्यान से देखो। क्या देखना है, सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है कि कोर कैम्बियम इज़ अदरवाइज कॉल्ड फेलोजन। तो कोर कैम्बियम को फेलोजन भी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर क्या कहता है, कोर्क इज़ अदरवाइज कॉल्ड फेलो। अभी मैंने बताया है कि जो ऊपर वाला पार्ट है, जो कोर कैम्बियम ने फॉर्म किया है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोर्क कहते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। अभी तक हमारे पास दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं, बट यहाँ पर आंसर क्या देना है, जो सही नहीं है, जो ट्रू नहीं है, ये पूछा है यहाँ पर। तो थर्ड ऑप्शन के पास जाते हैं, सेकेंडरी कोर्टेक्स इज़ अदरवाइज कॉल्ड पेरिडर्म। मैंने अभी बताया है पेरिडर्म क्या होता है। पेरिडर्म में 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं, सबसे ऊपर क्या आएगा, फेलम, जिसको हम कोर कहते हैं। फिर क्या आएगा, कोर कैम्बियम। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सेकेंडरी कोर्टेक्स। तो तीनों को मिलाकर पेरिडर्म बोला जाता है। सेकेंडरी कोर्टेक्स को तो फेलोजन कहते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब डी ऑप्शन क्या है, कोर कैम्बियम, कोर्क एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फेलोडर्म। ये बात भी गलत है। हमने भी क्या बोला था, पेरिडर्म कहते हैं कलेक्टिवली। फेलोडर्म तो किसको कहा जाता है, सेकेंडरी कोर्टेक्स को कहा जाता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन गलत हो गए। कौन कौन से, सी गलत हो गया है और हमारा एक तो सी गलत हो गया है, और कौन गलत हो गया है, एक तो सी गलत हो गया है और एक डी गलत हो गया है।
ये। तो हम किस आंसर के साथ में जाएंगे, हमारा ऑप्शन क्या राइट होने वाला है, तो सी एंड डी। तो सी एंड डी कहाँ पर है, ए ऑप्शन पे, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो ट्रेकिड्स है डिफर फ्रॉम द ट्रेकरी एलिमेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है। जो ट्रेकिड्स है वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं किससे, ट्रेकरी एलिमेंट्स। ट्रेकरी एलिमेंट क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम वेसल्स। जाइलम ट्रेकिड्स का नाम आपने सुना होगा। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम ट्रेकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है कि जो जाइलम ट्रेकिड्स है, जाइलम वेसल्स है, जो जाइलम ट्रेकिड्स होते हैं वो कुछ टैपरिंग शेप के होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, कहाँ से, अपने एंड पार्ट से। बट जो वेसल्स की बात आती है, जो वेसल्स होती हैं वो एंड पार्ट से टैपरिंग कतई नहीं होती, बल्कि क्या होती है, सर्कुलर होती है, ब्रॉड एंड वाली होती है, ब्रॉड एंड वाली होती है। तो बहुत सारा डिफरेंस है। इनकी जो वॉल है, इनकी जो वॉल है, ये वाली वॉल, सेल वॉल, ये कैसी है, लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड है। ये कैसी है, लिग्निफाइड है। बट आप देख रहे हैं पूछा क्या है कि बीइंग इम्परफोरेटेड, बीइंग इम्परफोरेटेड। तो ये अभी जो डायग्राम मैंने आपके सामने दिखाया था, ये वाला डायग्राम, तो यहाँ पर बच्चों होता क्या है कि जो इसके एंड पार्ट्स है, जहाँ पे मैंने डॉट डॉट दिखा रहा हूँ मैं, ये जो पार्ट्स होते हैं यहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं, जो मैंने डॉट डॉट दिखा, इनको आप पोर मान लीजिए, पोर एज्यूम कर लीजिए। इन पोर को क्या कहते हैं, परफोरेशंस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, परफोरेशंस। यानी ये ऐसे पोर्स है जहाँ से आसानी से जो वाटर है वो पास हो सकता है, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। बट ऐसी जो सिचुएशन है वो जाइलम ट्रेकिड्स में ये पोर्स, ये गैप्स, ये छेद, ये परफोरेशंस नहीं होते। इसका मतलब क्या होता है, जाइलम ट्रेकिड्स कैसी होती है, इम्परफोरेटेड होती है। कैसी होती है, इम्परफोरेटेड। बट वेसल्स कैसी होती है, परफोरेटेड। तो इसका मतलब क्या है, उनमें पोर्स होते हैं एंड वॉल पर, जबकि ट्रेकिड्स में एंड वॉल पर पोर्स नहीं होते, परफोरेशंस नहीं होते। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जबकि इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और जाइलम ट्रेकिड्स में भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, बाकी बातें तो इनमें सेम होती है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, लिग्निफाइड होती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये लिग्निफाइड है, कैस्पियन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, बट इनमें परफोरेशंस नहीं होते। यहाँ पर इनकी जो एंड वॉल है यहाँ पर नहीं होते। तो हम क्या मतलब, अब देखेंगे आप, अब जाते हैं कि हमारा आंसर क्या सही होना चाहिए ना। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इस चैनल पर आपको सीधी बात मिलेगी, बकवास नहीं मिलेगी, है ना। टाइम पास करने के लिए नहीं है। आपको अगर तैयारी करनी है, आपको सिलेक्शन निकालने हैं, तो आपको बेसिक से चलकर उनके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा। क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा है उसी तरह से आपको आंसराइज करना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आंसर क्या सही होना चाहिए। ट्रेकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रेकिड एलिमेंट्स इन बीइंग इम्परफोरेट, ये बात तो सही है। जो ट्रेकिड्स है उनमें परफोरेशन नहीं होता, नहीं इम्परफोरेट होता है, तो इसका लिए तो सही है। लैकिंग न्यूक्लियस, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर केवल एक ही सही होगा, जो मैंने छोड़ दिया, बाकी क्या सही है, बीइंग इम्परफोरिएट। ट्रेकिड्स में परफोरेशंस नहीं होते, इम्परफोरिएट होते हैं वो। तो यही बात सही है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 5th क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो कंसेप्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमने यहाँ पर कुछ 2 सेगमेंट दिए हैं, कॉलम ए, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड वाला। ये मैचिंग द कॉलम है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए आपने नोटिस किया होगा, ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। आपने नोटिस किया होगा ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो थैलस वाला दिखा था, मर्केंसिया वाला। और उसके बाद फिर ये एक यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं जिस तरह के क्वेश्चन पैटर्न अब आते हैं नीट एग्ज़ाम में। इस लेवल पर आपको आकर तैयारी करनी होगी। वो ज़माना अब जा चुका है कि सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की हु डिस्कवर्ड द सेल। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा कोई पूछता नहीं है। आपको
केवल ये कहना ठीक नहीं है कि एनसीईआरटी कर लो सिलेक्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी को समझ लो, कोई एनसीईआरटी रटना उससे क्वेश्चन कवर नहीं होंगे। एनसीईआरटी को आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में समझना पड़ेगा, केवल उसको रटने से काम नहीं चलेगा। तो मैं वो प्लेटफॉर्म आपको दूंगा जो आपको कॉन्सेप्ट के साथ में सभी क्वेश्चन को डिफाइन करेगा और आपकी प्रैक्टिस बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कराइए और आप इसको बहुत शेयर कीजिए ताकि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कॉलम ए कॉलम बी की मैचिंग वाला क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहाँ पर दिया है, फर्स्ट में क्या दिया है, सेप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, थर्ड पे दिया है फूड वैक्यूल और फोर्थ पर दिया है एयर वैक्यूल और फिफ्थ पर दिया है स्फेरोसोम्स। तो प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि सेप वैक्यूल या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये सब वैक्यूल्स की टाइप्स है और एक मॉडिफाइड गोल्जी बॉडीज़ है जो गोल्जी बॉडी से या SER से क्रिएट हुआ है, उसे इवोल्व हुआ है प्लांट्स के अंदर, उसको स्फेरोजोम बोला जाता है। तो मैं सबके बारे में आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। जो सेप वैक्यूल है वो एक्चुअल में प्लांट्स, हायर प्लांट्स, एनिमल्स कॉमनली मिलने वाला होता है सेप वैक्यूल। इसका जो बेसिक फंक्शन है वो स्टोर करना होता है सॉल्ट्स को, मिनरल्स को और अमीनो एसिड्स को, या आप ये भी कह सकते हैं कि वेस्ट एंड यूजफुल कंटेंट्स को स्टोर करने का जो काम करता है वो कौन करता है, वो सेप वैक्यूल करता है, जो प्लांट्स में मिलता है और एनिमल्स में भी मिलता है। हम कह भी सकते हैं कि इट स्टोर्स द वेस्ट एंड यूजफुल मटेरियल्स। तो इसका मतलब क्या है, जो भी मैक्सिमम क्वांटिटी होगी वाटर की सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म में नहीं होगी। अगर सेल लिविंग प्लस परमानेंट है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ स्टोर होगी जाकर, वो होगी वैक्यूल के अंदर, जिसको हम सेप वैक्यूल नाम देते हैं। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमारे पास में है तो वहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर कहाँ प्रेजेंट होगी, वो साइटोप्लाज्म में होगी। लेकिन यहाँ पर सेप वैक्यूल है, उसका काम होता है कि स्टोर करना वेस्ट मटेरियल को भी और जो यूजफुल कंटेंट होते हैं या मटेरियल होते हैं उनको भी ये वहाँ पर स्टोर करने का काम करता है। तो हम सेप वैक्यूल का जो यहाँ पर मैचिंग आएगा, हम सेप वैक्यूल को ले जाएंगे किसके साथ में, हम ले जाएंगे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन के साथ में ले जाएंगे, स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट मिनरल सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट वाला बी वाला क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आपने एक बात सुनी होगी, क्या सुनी होगी, कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फाउंड इन द प्रोटोजोन्स एज इन अमीबा एंड पैरामीशियम। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, आपको अच्छे से पता है, ओस्मो रेगुलेशन। ये प्रासरण को नियंत्रित करते हैं, ये काम इनका होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ओस्मो रेगुलेशन। अब नेक्स्ट है फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल को डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं, पैरामीशियम जैसे प्रोटोजोन में ये फाउंड होती है। तो हम जाएंगे किसी साथ में, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब नेक्स्ट क्या है, एयर वैक्यूल्स। एयर वैक्यूल्स को गैस वैक्यूल भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड ओनली इन साइनोबैक्टीरिया। ये मोस्टली साइनोबैक्टीरिया में फाउंड होती है और इनका काम होता है गैसेस एक्सचेंज या मेटाबॉलिक गैसेज को एक्सचेंज करना। तो ये इसके साथ जाएगा। जो एयर वैक्यूल्स है वो किसके साथ जाएगा, स्टोर मेटाबॉलिक गैसेज। लास्ट वन क्या बचा, स्फेरोजोम्स। स्फेरोजोम जो होते हैं, ये जो स्फेरोजोम यहाँ पर नाम दिए हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होते हैं और ये गोल्जी बॉडी से क्रिएट होते हैं, SER से भी ये डेवलप होते हैं, प्लांट्स में फाउंड होते हैं ओनली, दे आर नॉट फाउंड इन एनिमल्स। ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इनका काम होता है केवल लिपिड को स्टोर करना। तो ये लिपिड को स्टोर करते हैं। जो स्फेरोजोम्स होते हैं ये लिपिड को स्टोर करने वाले होते हैं। तो अब देखिए आप ऑप्शन क्या बन रहा है आपका, ए किसी साथ जा रहा है, ए जा रहा है फिफ्थ के साथ में, और बी किसी साथ जा रहा है, बी जा रहा है आपके थर्ड के साथ में। तो ए फिफ्थ, बी थर्ड, सी फर्स्ट के साथ जा रहा है, और जो आपका डी है वो सेकंड के साथ जा रहा है, और जो आपका लास्ट वन ई है वो आपका फोर्थ के साथ जा रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया बेटा। तो इस तरह से आपको तैयार होना होगा। हम सभी क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन करते जाएंगे।